पूरा किया जा सके। इसी में आगे बढ़ेंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को जकड़ा हुआ है। क्या राजधानी लखनऊ और क्या छोटे जिले, सबकी हालत पस्त है। हर जगह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की खबर आ रही है। वहीं बात उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले कानपुर की करें तो करीब 40 लाख की आबादी के साथ कानपुर संक्रमित केसेस में लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को जकड़ा हुआ है। क्या राजधानी लखनऊ और क्या छोटे जिले, सबकी हालत पस्त है। हर जगह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की खबरें आ रही हैं। वहीं बात उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले कानपुर की करें तो करीब 40 लाख की आबादी के साथ कानपुर संक्रमित केसेस के मामले में लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर चल रहा है। हर दिन मौतों का आंकड़ा कानपुर में भी बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर 24 घंटे बाद नए संक्रमितों का ग्राफ एक नया रिकॉर्ड बनाता है। पिछले लगभग एक महीने से हर दिन नए मरीजों की संख्या 1000 से ऊपर है और उसके आसपास है। बुधवार को कानपुर में कोविड से हुई मौतों ने एक और रिकॉर्ड बनाया, जहां 67 मरीजों की जान चली गई। इससे पहले सर्वाधिक 57 मौतें 3 मई को हुई थी। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि ये आंकड़ा सरकारी है और कुल मौतें इससे ज्यादा हुई हैं। बात कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल हैलेट की करें तो इन दिनों उसकी भी हालत बदहाल है। 120 वेंटिलेटर में 34 वेंटिलेटर खराब है और इन वेंटिलेटर के अभाव से मरीज रोज तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। सरकार और प्रशासन के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहीं कानपुर में ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। हालांकि शहर में एक दिन में नए संक्रमण का ग्राफ 1000 से नीचे गिर गया, लेकिन कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले कानपुर के लिए DRDO कोविड अस्पताल की जरूरत नहीं है, वैसा जैसा राजधानी लखनऊ और वाराणसी में बना, क्योंकि यहाँ भी कोविड संक्रमण के चलते स्थितियाँ बेहद खराब हो चुकी हैं। तो आखिर कानपुर के लिए DRDO कोविड अस्पताल कब बनेगा? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि इस पूरे मामले में देखें तो महानगरों में इसका प्रकोप ज़्यादा है। चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए या वाराणसी या प्रयागराज की बात की जाए, जिस तरह से लगातार कानपुर में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए वहाँ के जो तमाम जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्या राजधानी लखनऊ की ही तर्ज पर जिस तरह से सेना के सहयोग से जो हॉस्पिटल कोविड का तैयार हुआ है, उसी तर्ज पर कानपुर में भी सेना द्वारा कोविड का हॉस्पिटल बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। हालांकि जिस तरह से कानपुर में 1000 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने की जो संख्या है वो निकल कर आ रही है, इससे हालात चिंताजनक जरूर है। और कहीं ना कहीं कानपुर में भी सेना के सहयोग से हॉस्पिटल का खुलना बहुत जरूरी है। कैमरामैन रियाज के साथ उमेश मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। इसीलिए हम कह रहे हैं 40 लाख की आबादी वाले में जिले के सबसे बड़े अस्पताल हैलेट हॉस्पिटल में 120 में से 34 वेंटिलेटर खराब है। उनको दुरुस्त कराना होगा। ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। लोगों का आरोप है कि सरकारी आंकड़े जो बताए जा रहे हैं उनमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे तमाम आरोप लोग लगा रहे हैं। हम लगातार ये चीज़ें दिखा रहे हैं, सच को उजागर कर रहे हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से MLC भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चीज़ ये है कि अब कानपुर में भी, क्या कानपुर में 40 लाख की आबादी में जिस तरह से बेड की कमी हो रही है, तमाम जगह हॉस्पिटल्स में लगातार ऑक्सीजन बेड की कमी बरकरार है, तो क्यों ना कानपुर में भी DRDO की मदद से एक अस्पताल बनाया जाए। जिस तरह से लखनऊ में गृह मंत्री, आपका एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहल से DRDO हॉस्पिटल बनाया गया। माननीय CM योगी आदित्यनाथ की वजह से जिस तरह से उन्होंने लगकर कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी वर्चुअली जुड़े और जब निगेटिव हुए तो उन्होंने वहां का निरीक्षण भी किया। लगातार सरकार की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन अभी भी धरातल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कानपुर की स्थिति आप सबके सामने है। 40 लाख की आबादी में यहाँ 120 वेंटिलेटर हैं। जिले के सबसे बड़े
अस्पताल हैलेट में, लेकिन वहां पर 34 वेंटिलेटर खराब हैं। कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शमशान घाटों पर लंबी लाइन देखने को मिलती है। तमाम और भी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, और सिर्फ बेडेड की वजह से, बेड पूरे ना होने की वजह से लगातार और जो बीमारी हैं उसको भी लेकर तमाम चिंता बनी हुई है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी से एमएलसी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सलील सोनोई जी हमारे साथ जुड़े हैं। सलील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलील जी, जिस तरह से लगातार बात की जाए कानपुर की, आप कानपुर से आते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी एमएलसी हैं, लगातार कोविड को लेकर जो चीजें हैं, कोविड की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, बेड की कमी सामने आ रही है। अभी हम लोग हैलेट की चर्चा कर रहे थे। हैलेट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 120 वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर पर्याप्त है, लेकिन उसमें से 34 खराब हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेटर के अभाव में भी लोग दम तोड़ रहे हैं। देखिए, ये बात निश्चित रूप से है कि कोविड की जो इस समय आपदा है वो बहुत गंभीर स्थिति में है, और जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कुछ सरकारी अधिकारी तो बहुत सक्रिय हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनके नीचे का स्टाफ उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिससे जनता को तमाम परेशानियां हो रही हैं। हैलेट अस्पताल में आप जो कह रहे हैं निश्चित रूप से अपने सूत्रों से सही ही कह रहे होंगे। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मृत्यु की दर हैलेट अस्पताल में ही है, और अब व्यवस्थाएं जैसे आप बता रहे, वेंटिलेटर खराब है, ये सब खराब है, तो निश्चित रूप से ये सब चिंता का विषय है। इतनी बड़ी आबादी का महानगर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर होने के बाद कानपुर में जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी ये कोविड की दूसरी वेव आने की, वो तैयारियां पूरी तरह से नहीं हो पाई। हम जब आपदा आ गई उसके बाद तैयारियों में जुटे, उसमें गलती सबकी है, प्रशासन की भी है, हम जनप्रतिनिधियों की भी लापरवाही रही है, सारी बातें रही हैं, और आप पत्रकार मित्रों ने भी समय से पहले इसको आगाह करना प्रारंभ नहीं किया, तो सबकी जिम्मेदारी रही है। और मेरा तो अनुरोध है कि अब सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करें कि इस गंभीर आपदा पे हम सब लोग किस तरह से ज्यादा जनता को सुविधाएं उपलब्ध करा सकने में सक्षम हो सके। बिल्कुल, सबने आगाह करने की कोशिश की। हम लोग लगातार, सलील जी आपको बता दूं कि लगातार हम लोग इस चीज़ पर लगे हुए थे। जब कोविड की वेव को थोड़ा ठंडा माना गया भारत में, तब भी हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश में हर जगह बार बार ये चीज़ दिखा रहे थे कि कोविड की वापसी हो सकती है, कोविड से थोड़ा सतर्क रहे, गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये तो हो गया कि वेंटिलेटर नहीं है, एक बड़ा सवाल ये भी है, वैक्सीन लगवाने जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन जो ऐप दिया गया उसमें तो हो जा रहा है, 18+ से 44 तक की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि लगातार वो लोग, रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है कोविन ऐप पे, आरोग्य सेतु के माध्यम से, उमंग ऐप के माध्यम से, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें स्लॉट नहीं मिलता है, शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, और अब तो आज की डेट में तो केंद्र दिखाना भी बंद हो गया। तो एक ये भी बड़ी लापरवाही है। नहीं, देखिए, आज ही सरकार ने एक ओटीपी की व्यवस्था की है कि कुछ लोग उसमें जो कारण से कुछ हेराफेरी भी हो रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए अब सरकार ने ओटीपी देने का एक निर्णय किया है। मुझे लगता है ये नई व्यवस्था से कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी, और कुछ हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। इतनी भारी संख्या में इतनी बड़ी आबादी का देश है, और एकदम से सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाना बड़ा असंभव सा लगता है। हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अभी जब तक 18 वर्ष तक के वैक्सीनेशन की बात नहीं शुरू हुई थी, तब तक व्यवस्थाएं बड़े सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों का हुआ, और विशेष रूप से नौजवानों ने वैक्सीनेशन के प्रति जो रुचि दिखाई, उसको देखते हुए ये संख्या एकदम से बढ़ रही है। और उस तरह से अभी संसाधन पूरे जुटाने में हो सकता है कुछ समस्याएं कहीं पे आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सोमवार से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो जाए। बिल्कुल, तो जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि डीआरडीओ की मदद से कानपुर में एक अस्पताल बनाया जाए। डीआरडीओ हॉस्पिटल अब नीड हो गया है, क्योंकि लगातार बेडेड की संख्या कम होती जा रही है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, मेरा आग्रह है कि आप भी अगर ऊपर लेवल तक ये बात रखें कि कानपुर में भी एक डीआरडीओ की मदद से अस्पताल बनाया जाए। मैं के न्यूज का आभारी हूं कि उन्होंने इस करंट टॉपिक को उठाया है,
लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि हम कानपुर के 8 जनप्रतिनिधियों ने आज से 15 दिन पहले ये डीआरडीओ के हॉस्पिटल के लिए मांग उठाई थी और लिखित रूप से हम लोग दे चुके हैं। और सिर्फ लिखित ही नहीं दिया, हम लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग अपनी अपनी विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए उस डीआरडीओ के अस्पताल के निर्माण में देंगे। स्थान भी हम लोगों ने नराला नगर का रेलवे मैदान सुझाया था, क्योंकि वही कानपुर में एक सबसे बड़ा मैदान है जहां पर 1000 की क्षमता का डीआरडीओ के द्वारा अस्पताल बन जाए अगर, तो कानपुर में बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है। और हम लोग अपनी अपनी विधायक निधि से इसमें सहयोग करने को तैयार है। हमारे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी ने उसकी अगुवाई की थी और हम 8 विधायकों ने, 2 एमएलसी और 6 एमएलए ने मिलकर इसमें अपनी सहमति की हुई है। और हम लोगों का भी प्रयास है और सरकार स्तर पर भी हम लोगों का प्रयास है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों से व्यक्तिगत बातचीत की थी, उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि अगर डीआरडीओ की योजना लखनऊ की तरह कानपुर में भी लागू हो जाए तो कानपुर में काफी कुछ सहूलियत हो सकती है। इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस करंट टॉपिक को अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया। बिल्कुल, हम लोग लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जिससे जनता का हित हो सके। आप लोग के सहयोग की बिल्कुल हम लोग को वो भी रहता है कि आप लोग सहयोग मिलो। जैसे आपने बताया कि 15 दिन पहले ही आप लोगों ने मांग रख दी थी मुख्यमंत्री के सामने, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और भी है सर, लगातार पिछले सीएमओ की अगर बात की जाए तो फ़ोन नहीं उठाते थे, उनका खैर ट्रांसफ़र हो गया, वो बात नहीं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगातार वसूली की खबरें आती हैं, इस पर भी आपको थोड़ी कठोर कार्रवाई करनी होगी। लगातार वहाँ बेड खाली रहते हैं लेकिन बेड लोगों को मिल नहीं पाते हैं, उनसे मोटी मोटी रकमें मांगी जाती है। ऐसे कई अस्पताल हैं कानपुर के। मैं आपकी इन सब बातों से सहमत हूँ, इनमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे डीएम इस मामले में काफी सजग हैं और वो प्रयास कर रहे हैं। यद्यप डीएम साहब की जो नीचे की टीम है वो उतनी सजग नहीं है, इसलिए इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारे कमिश्नर और डीएम बहुत सजग है। हमारी सफाई व्यवस्था के लिए हमारे नगर आयुक्त भी बहुत सजग है। ये तीनों अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नीचे की टीम उतनी सक्रिय नहीं हो पाई जितने इनके ऊपर के अधिकारी सक्रिय है। इस कारण से ये कुछ समस्याएं आ रही है। मुझे लगता है कि कल को डीएम ने अपने अधिकारियों की फौज को जो है कुछ टाइट किया है, उनके नट बोल्ट कसे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका असर दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल, नेट बोल्ट टाइट जरूर किए गए हैं, लेकिन अभी भी सैनिटाइजेशन के लिए जैसे नगर आयुक्त तो लगातार कह रहे हैं कि हर जगह सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। कई इलाकों का अभी भी ये मंजर है जहां पर पार्षदों को ये ड्यूटी दी गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। जब उन्होंने संवाद किया था वर्चुअली तो उन्होंने भी पार्षदों से कहा था कि आप अपने अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम कराएं। लेकिन लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ जगह तो वार्ड में पार्षद जो है वो तो सैनिटाइज करा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे हालात है कि पार्षद घर से ही नहीं निकल रहे हैं और वो सैनिटाइज करा ही नहीं रहे हैं। देखिए, कुछ अन्य आबादी वाले क्षेत्र हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक वाले क्षेत्र हैं, जहाँ उनको लगता है कि हमारे यहाँ कोरोना घुस ही नहीं सकता है, तो वो लोग कुछ लापरवाह है। लेकिन मुझे लगता है कि शहर के अन्य क्षेत्रों में पार्षद स्वयं सैनिटाइजिंग मशीनें लेके अपनी गलियों में घूम रहे हैं और जहाँ बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं वहाँ छोटी छोटी मशीनों से व्यक्तिगत तौर पर वो लोग अपने वार्ड को सैनिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तमाम, विशेष रूप से महानगर विधानसभा क्षेत्र के कई पार्षदों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बराबर कि वो लोग गली गली जाकर अपना जो है सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह का अन्य विधानसभाओं में भी हमारे विशेष रूप से भाजपा के पार्षद इस मामले में बहुत सक्रिय है। जहाँ कहीं और भी ना हो तो आप बताइएगा। तो हमारी मेयर साहिबा स्वयं घूम रही हैं और वो भी बहुत सक्रिय है। अगर जहाँ कहीं भी अगर न्यूज सुझाव देखा तो वहाँ उन एरियाओं में भी सैनिटाइजेशन का काम कराया जाए। बिल्कुल सही जी। और भी तमाम बातें हैं, जैसे अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा सैनिटाइजेशन काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नगर आयुक्त लगे हुए हैं। जैसे भी आपने खुद कहा कि नीचे स्तर पर तैयारियां पूरी नहीं हुई, वहां से कुछ ढीला हवाली हो रही है। वो नीचे स्तर पर अगर बात की जाए तो जैसे नगर आयुक्त ने कह दिया कि सैनिटाइजेशन होगा, लेकिन नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं वो खाना पूर्ति करते हैं। आप वैक्सीनेशन कराएं, जो नोडल अधिकारी, बड़े लेवल पर नोडल अधिकारी आके बैठे हुए हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, ज़रूरतमंदों को प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसी दिक्कतें और भी आ रही हैं सामने। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि जो नोडल अधिकारी और स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं वो सब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ कागजी खाना पूरी कर रहे हैं, जिस कारण से कानपुर में ये समस्याएं आ रही हैं।
सर एक बात और भी है, नगर निगम, अगर कानपुर नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर अब डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बना रहे हैं, उनके फॉर्म लेके जमा हो जा रहे हैं लेकिन उन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लोग फोन करके हम लोग को बता रहे हैं। तो दोस्त एक बात समझने की कोशिश करो, सरकारें बदल जाती है, राजनीतिक दल बदल जाते हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी वही रहते हैं। तो उनकी वही पुरानी आदतें हैं जो पहले चलती आई हैं, अब उनको संभालने में, उनको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। और ऐसी आपदा हम लोगों की पीढ़ी में तो कभी आई नहीं थी, इसलिए बहुत से लोग तमाम अपने कर्तव्यों के पालन में ढिलाई भी बरत रहे हैं। हम आपकी इस बात से सहमत हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर इस महामारी के दौर में भी वो ऐसी ढीला हवाली करेंगे, खाना पूर्ति करेंगे, तो उससे तो जनता और परेशान होगी। बेड नहीं, आपकी अगर एक फोन से अगर आपको बेड मिल, आपके पास भी तमाम फोन आते होंगे, आप लगातार मदद करते रहते हैं, उसकी कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से अधिकारी अगर आम जनता का फोन नहीं उठाएंगे, हर कोई आपको अगर फोन नहीं कर पा रहा है, किसी ने अधिकारी को सीधे फोन कर दिया, वो फोन नहीं उठाएंगे, उसको सही जवाब नहीं देंगे, तो लगातार परेशानी बढ़ती जाएंगी। सबसे परेशानी इसीलिए कानपुर में ज्यादा दिखाई दे रही है कि अगर फोन पे उसको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो इतनी परेशानी ना हो। जो अधिकारी जिस अस्पताल से अटैच किया गया है, अगर वो उस अस्पताल की अपडेट जानकारी जनता को देता रहे तो शायद इतनी परेशानी ना हो। बिल्कुल परेशानी ना हो, और अधिकारियों को भी थोड़ा अपना रुख साफ करना होगा। वो इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूँ, नहीं अधिकारी के रूप में, आप तो एक अच्छे इंसान के नाते से आप लोग मदद कर रहे हैं। लगातार आप ही के एक विधायक ने अपना घर तक देने की बात कर दी, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई कि उन्होंने 3 मंजिला घर तक अपना दे दिया। ये एक बड़ी बात है। लगातार हर राजनीतिक पार्टी से लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन उनका सबका यही कहना है, चाहे वो पार्टी का हो या विपक्ष का, कि अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं सीधे मुंह। डीएम बात हो जाती है, डीएम एक नंबर देते हैं तो वो फोन नहीं उठाता है। पत्रकारों की अगर बात किया तो सीएमओ से एक नंबर दिया गया था कि आप इनसे बात कर लीजिए, तो वो भी फोन पर उल्टी सीधी बात करते हैं। ऐसे तमाम मामले हैं, तो इस पे भी एक हम लोग को इस नजर से भी थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि भैया आप ये सब क्यों कर रहे हैं। इस महामारी के दौर में सबको साथ लेके काम करना होगा, तभी इसकी कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं हम लोग। आपके सुझाव बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें तमाम दूसरी तरह की भी समस्याएं हैं। जिससे भी ज्यादा कुछ करो वही कल को जो है झट्टा उल्टा करने लगता है। इन तमाम बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को कभी कभी इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि जो सुविधाएं जैसे तैसे, अब काम किन्हीं लोगों से लेना है और काम लिया जा रहा है। अब ये इनसे अनुरोध ही कर सकते हैं अधिकारी जो ऊपर के हमारे हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, नगर आयुक्त हैं, वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि इतने नट बोल्ट ना कसे जाए कि बोल्ट ही टूट जाए, इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही जी, ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा मजबूत बोल्ट अगर मिल जाए तो हम लोग उसको कम कसेंगे तो वो ज्यादा टाइट रहेगा। ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। नीचे का अधिकारी है, वो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझे तो हमें लगता है कि समस्या का हल निकल सकता है। बिल्कुल, अगर भाजपा की बात करूं मैं, तो भाजपा के लिए साल भर में 8 विधायकों को खो दिया है। आपके स्वयं की बात करूं तो आपके भाई का भी कोरोना से ही निधन हो गया था। लगातार जिस तरह से कोरोना की जो बीमारी है ये भयावह हो चुकी है, और इसमें लगातार हम अपनों को खो रहे हैं। भाजपा के जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी क्षमता से अधिक जो हम जनता को सहयोग दे सकते हैं वो देने को है। हमारी पार्टी की तरफ से भोजन वितरण का भी काम प्रारंभ हो गया है। कल भी हमारे जिलाध्यक्ष जी गए थे, कुछ परेशानियां आ रही थी, वो जिलाधिकारी को बताया था। मैथानी जी स्वयं सक्रिय हैं और हमारे सभी विधायक सक्रिय हैं। हमारे औद्योगिक विकास मंत्री जी भी ऑक्सीजन की सप्लाई कानपुर में कम ना होने पाए इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे सांसद भी स्वयं में कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी बहुत सक्रिय है। सारे लोग हमारे सक्रिय, हम लोग जितना कर सकते हैं आप लोग और सुझाव देते रहिए, हम लोग उनका पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी पूरी ये एक इच्छा है कि हम लोग कानपुर में जितने भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, हम बिल्कुल आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग जल्द कोरोना की चेन को तोड़ने में सक्षम होंगे। सही जी, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर भी जुड़ गए। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार सर, जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो कानपुर की स्थिति भयावह हो गई है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन सेंटरों पर भी भीड़ उमड़ रही, लेकिन वैक्सीन नहीं है। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। इस समय बहुत ही कानपुर की भयानक स्थिति है। किसी भी अस्पताल में, हाइलट्स में, उर्जा में, सरकारी अस्पतालों में भी बिल्कुल जगह नहीं है, और वहाँ पे
जो इक्विपमेंट हैं और जैसे वेंटिलेटर हैं उसमें से अगर 70 हैं तो 70 में से 40 खराब हैं। इसकी बहुत ही बड़ी यहाँ पर कानपुर में चिकित्सा की बहुत सुविधा की समस्या है। प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है। हम लोग इसमें बिहार में बहुत ही मेहनत से बहुत इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इसमें कानपुर की दशा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही पिछड़ी हुई है और दशा बहुत खराब है। सर, आप लोग की तरफ से जैसे पिछले लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो आपने आगे से आगे आके अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करके कानपुर में कई बड़ी जगह पर सैनिटाइजेशन कराया, तमाम आगे से आगे बढ़कर आए, लेकिन इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नेता अभी तक नज़र में नहीं आया। आपने भी कुछ कार्य शुरुआत में कराए, लेकिन उसके बाद भी आपकी संस्था या आपके माध्यम से कोई ऐसा कार्य अभी किया नहीं गया है जिससे लोगों को थोड़ा कोरोना रोकथाम में मदद मिल सके। सबसे ज्यादा मदद हम लोगों ने करी है इस बार। सबसे ज्यादा हमने 110-120 सिलेंडर रोज अपनी तरफ से फ्री व्यवस्था करी है लोगों के लिए। जिसको भी कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हमने उसको भरवा के दिया है और बिना किसी रेंट के दिया, बिना किसी खर्चे के दिया है। और अपनी तरफ से पिछले 1.5 महीने से 150 सिलेंडर 100 सिलेंडर से ज्यादा ऑक्सीजन पूरा दिन यही काम करते हैं। लोगों को बेड की व्यवस्था कराना, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि इतनी भयानक स्थिति है। शमशानों में जगह नहीं है, वहां पे जलाने के लिए जगह नहीं है कि किस जगह पे शव को जलाया जाए, लोगों की अंत्येष्टि की जाए। ऐसी भयानक स्थिति में जो भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, लेकिन वो पूरा अपेक्षा के पूर्ण नहीं हो पाया है। मेरी ये व्यवस्था है कि सरकार को इसमें आगे आकर इस समय जल्दी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और जिससे कानपुर के लिए कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगातार मैं के न्यूज़ के दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, अजय कपूर जी लगातार जिस तरह से इन्होंने बताया खुद कि वो लगातार सिलेंडर दिलवा रहे हैं, तो जिस किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो अजय जी का नंबर उनको वो हमेशा उठाते हैं फ़ोन। जिस तरह से मुझे पता है वो लगातार आप उन्हें कॉल करके बेड के लिए या ऑक्सीजन के लिए आप उन्हें सीधे कॉल कर सकते हैं, वो आपकी मदद के लिए तत्पर आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सलील जी बने हुए हैं, सलील बिश्नोई जी बीजेपी से एमएलसी हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के समय देने के लिए, और लगातार जिस तरह से आप और आपकी पार्टी लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय कर रही है, जो कोशिशें कर रही है वो सब अच्छी हैं, लेकिन मेरा आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि कानपुर के अधिकारियों को, आपको और हमको दोनों लोग को मिलकर उनको थोड़ा सुधारना होगा, जो नीचे के अधिकारी, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। आप सही सुझाव दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सलील जी आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो लगातार आज हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से कानपुर भी अब डीआरडीओ हॉस्पिटल मांग रहा है, उसका कारण है 40 लाख की इस आबादी में लगातार कोरोना की केस बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं। अभी अजय कपूर जी जुड़े थे, पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, माफ करिएगा राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के। उन्होंने बताया कि हम रोज मदद कर रहे हैं लोगों की। उसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसा विधायक जिसने अपना 3 खंड का घर तक देने की बात करती है। एक लेटर जारी करता है वो विधायक और कहता है कि हम अपना 3 खंड का घर लोगों को दे रहे हैं, उसे आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, वहां पर कोविड मरीजों का इलाज हो सके। सुरेंद्र मैथानी जी हैं, कानपुर से विधायक हमारे साथ। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक अच्छी पहल और एक शानदार पहल कहूंगा। मैं दिल से आपको शुक्रिया करता हूं कि इतना बड़ा कदम आपने लेटर के जरिए उठाया और अपना घर कोविड मरीजों को देने की बात कही। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, चूंकि मैं पिछले बार 3.5 महीने कोविड के इस कारण से, चपेट में आने के कारण से, जब लोगों की सेवा कर रहा था, जनता की सेवा कर रहा था, उस पे चपेट पे आ गया था, तो मैं 3.5 महीने जीवन और मृत्यु से जूझता हुआ दोबारा जीवन पाया था। इसलिए मैं इसकी विवशता को बहुत भली भांति जानता हूँ, इसके दर्द को जानता हूँ, इसके कष्ट को जानता हूँ। मैं लगातार लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरे विधानसभा का एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, कंट्रोल रूम मेरा चल रहा है। 24 घंटे लोगों का जितना संभव हो रहा है, बेड दिलाने से लेकर ऑक्सीजन से लेकर के और तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है। और उसी क्रम में कई बार अजीब तरह की घटनाएं भी आती हैं। एक परिवार मेरे कंट्रोल रूम पे उसने संपर्क किया कि उसका बेटा का देहांत हो गया है और
2 दिन से बॉडी हाईलाइट पे पड़ी है और मैं केवल उनका चेहरा देखना चाहता हूं अपने बच्चे का। मैंने डॉक्टरों से कहा तो उन्होंने कोविड नियम का पालन करते हुए उनके चेहरे को दिखाया। एक अजीब तरह का केस फिर आया कि एक संतोष कुमार सिंह हमारे बर्रा के रहने वाले, जिन्होंने संतोष कुमार साहू नाम था और गलती से सिंह लिख गया, उनकी बॉडी उनको हैंड ओवर नहीं हो रही थी। मैंने डॉक्टर ऋचा गुप्ता जी से और डॉक्टर नवनीत जी से भी बात करके फिर उस पर उनकी बॉडी के नाम को ठीक करा के एफिडेविट अपना भी दे करके, मतलब मैं स्वयं भी एफिडेविट दे करके और उनके बॉडी को उनको दिलवाने का काम किया। इसी क्रम में मैंने देखा कि एक गरीब परिवार, मैं जानता हूं चूंकि जमीन पर काम करता हूं, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो एक एक कमरे में 3-3 4-4 लोग रहते हैं और एक अगर ग्रसित होता है तो बाकी के शेष, अगर उनकी पत्नी उनकी बेटी है उस कमरे से बाहर नहीं सो सकती, बाहर नहीं रह सकती, तो ऐसे में उसको कठिनाई होती है और वो अनचाहे रूप से भी अपने उस सदस्य की सेवा करते हुए कोरोना से ग्रसित हो जाती है। इसके लिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिख करके अपना 3 मंजिल मकान, जिसमें 35 कमरे, 5 हॉल और 113 बेड पड़ने की वहां पर स्थान है, मैंने सौंप कर कहा, मैंने कहा कि अगर इसका कोई उपयोग आप कर सकते हो तो मुझे लगता है करना चाहिए। गरीबों के लिए, हमको राहत देने के लिए जरूर आगे आना चाहिए। मैं तो 24-24 घंटे लोगों को बेड दिलाने से लेके ऑक्सीजन से लेके तमाम कामों को भी करने काम कर रहा हूँ। जहां तक हमारी सरकार की भी बात है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस ऑक्सीजन की व्यवस्था और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए काम हो रहा है। कानपुर के जिला प्रशासन ने भी, देखिए अचानक आई हुई ये आपदा है, कानपुर के जिला प्रशासन ने भी 2850 बेडों की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें 900 बेड हैं, 900 बेड ऑक्सीजन वाले हैं, जिसमें 800 फुल ऑक्सीजन वाले हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर हैं, और बाकी 100 में भी इसकी प्रक्रिया में है। और बाकी 12 हॉस्पिटल जिला प्रशासन ने और लिए, जिनमें 4 में वो व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया उन्होंने, 8 अभी और पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। बराबर लगातार 125 मीट्रिक टन की यहाँ पर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, 55 के आसपास यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कानपुर के सभी जो ऑक्सीजन के सिलेंडर को देने वाले, ऑक्सीजन को भरने वाले, ये सारे ही लोग बहुत ही तन्मयता के साथ समाज की सेवा करते हुए लोगों को राहत दे रहे हैं और प्रशासन को, औद्योगिक को बंद करके और प्रशासन को ऑक्सीजन की सप्लाई भी आवंटन करने का काम कर रहे हैं। हम सभी विधायक गणों ने, जिनमें माननीय सलील जी, हमारे अरुण पाठक जी, नीलिमा जी, महाना जी और सारे ही लोग, सांगा जी, हमारे महेश त्रिवेदी जी, उपेंद्र पासवान जी और मैं स्वयं, ऐसे हम सब लोग 9 लोगों ने ये तय किया कि अपना 1-1 करोड़ रुपए, आपस में सबकी बात हुई, 15 मिनट में बात खत्म हो गई, सबने एक सुर से तय किया। इसमें किसी एक को मेरे को कोई क्रेडिट या किसी एक को क्रेडिट वाली बात नहीं है। सबने एक सुर से कहा कि हम 1-1 करोड़ रुपए अपनी निधि से देंगे, जिससे डीआरडीओ जो बिल्कुल हाई उस पे लेवल पे तुरंत इसका निर्माण करके देता है अस्पताल का, उसके लिए 9 करोड़ रुपए हम लोगों ने अपनी निधि से देने का प्रस्ताव दिया, जिसको माननीय शासन में प्रेषित किया। पर यहाँ पर कमिश्नर साहब ने, चूंकि ये जो नगराला नगर में रेलवे ग्राउंड है उसका सर्वे भी करा लिया, परंतु अभी चूंकि जो बेड इन्होंने और अस्पतालों में लिए, उन बेडों में ही इनके पास पूरी व्यवस्था करने की बड़ी तेजी से ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था को करा जा रहा है। तो उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हमारे पास विकल्प के रूप में है, जिसको बहुत तेजी से डीआरडीओ 10 दिन या 8 दिन के अंदर बना करके तैयार भी कर देता है। हम जो लगभग 17,000 से ज्यादा लोग घर पर जो आइसोलेशन थे, उनमें भी काफी लोग अब ठीक हो गए हैं। लोगों ने इस बार लेवल 1 के जो विकल्प पिछली बार था कि जो लेवल 1 की बाध्यता थी, जो हमारे मोहल्ले में अगर कहीं कोई कोविड से निकलता था तो एक एम्बुलेंस आती थी और वो हॉर्न बजाते हुए उस मोहल्ले से लेके जाती थी और पूरा मोहल्ला दहशतिया जाता था। इस बार होम आइसोलेशन को लेवल 1 का दर्जा दिया गया है, तो लोगों ने ज्यादातर, मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से कंट्रोल रूम में 24 घंटे लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो अनुभव आ रहा है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 80% लोग उसमें राहत पा रहे हैं और 20% ऐसे हैं जिनके लिए हमको मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें अपवाद मैं नहीं कहता कि अब उसमें कहीं डेथ भी हो रही है, कहीं उनको कठिनाई भी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। ये सब है क्योंकि अचानक आई हुई ये आपदा है। तो इसके लिए हम सब लोगों ने एक मीटिंग भी करी थी। हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी, उन्होंने भी यहाँ पर एक मीटिंग करी थी, जिसमें अधिकारियों का भी संबंधित इस कोरोना को लेकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इन्होंने बनाया है। हमारे यहाँ से व्यवस्था जो बनाई गई, देखिए सिटी मजिस्ट्रेट के भी लगाए गए 12-12 घंटे पूरे। यही सवाल में था, सिटी मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, तमाम लोग सुरेंद्र जी बनाए जरूर गए, लेकिन जब फोन किया जाता है इन्हें, ये मेरी शिकायत है, ये मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि अभी मैं सलील जी जुड़े थे, उनसे मैंने ये बात कही, उन्होंने ये बात मानी कि जो ऊपर के अधिकारी हैं वो तो काम कर रहे हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं जिन्हें प्रभारी के तौर पे बनाया गया वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इस बात में
आपको भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार, जैसे आपके पास फोन आ रहे हैं, मैंने आपको भी कई बार फोन किया, इस चीज से अवगत करा चुका हूं, लगातार ये दिक्कतें आ रही हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात से अपने को अलग नहीं कर रहा, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो दिक्कत आ रही थी ये लगभग 8-9 दिन पहले की थी। आज आप अगर रैंडम जांच करिए तो लगभग आपको 80% फोन तो उठेंगे। अब 20 का कोई कारण हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम सब लोगों की जानकारी में ऐसा आता है तो हम तुरंत जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर महोदय को तुरंत संपर्क करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कार्रवाई में एक अधिकारी को भी उस पर कार्रवाई हुई, उस पर FIR दर्ज हुई, जिन्होंने फोन नहीं उठाया। DM बराबर राउंड पे रहते हैं, अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, ओवर बिलिंग पर भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कि अस्पताल पर भी कार्रवाई हुई है। और आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वाले भी जो अधिक पैसा वसूल रहे थे, उनको भी 3 लोगों को जेल भेजा गया है। देखिए, समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जो ये दवा देने वाले हैं ये कौन लोग हैं? हम ही समाज के लोग हैं। हम जो ऑक्सीजन को अगर कोई ब्लैक कर रहा है तो कौन कर रहा है? हम समाज के लोग हैं। तो हम सब लोगों को भी संवेदना की इस घड़ी में लोगों की जान को बचाना चाहिए। हम ऐसा गंदा पैसा क्या करेंगे कमा करके, क्या ऊपर लेकर के जाएंगे? लोगों को ये सोच लेना चाहिए। जो इस प्रकार का सब नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि इस बात को वो देख ले। इतिहास नहीं, अभी तुरंत की घटनाओं पे भी उठा के देख ले कि किसी के भी कफन में जेब नहीं होती। ऐसे में अगर गरीबों के आप उस पैसे को, पसीने के पैसे को अपने पास लेकर के इस गंदे काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपको दंड देगा और कानून भी अपना काम करेगा। इसके लिए लगातार योगी जी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, जिनमें 16,000 लोगों को, जो कोरोना के हमारे पेशेंट बचे हैं, उनको लगातार कॉल की व्यवस्था हो रही है। और एक अलग व्यवस्था हमारी सरकार ने संजीवनी के प्लेटफॉर्म पर भी करी है, जो लोगों को होम इलाज के संबंध में 2 दिन में उनको किट मिले, एक 2 दिन के अंदर उनको किट प्राप्त हो, इसकी बराबर मॉनिटरिंग भी हो रही है और लोगों को इसके लिए राहत देने के लिए लाइनें भी जारी की गई हैं। हम सब लोग लगातार इसको प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास जब हम कर रहे हैं, जमीन पे जब हम काम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ऐसी भी, जिनको मैंने कहा कि 80% लोगों को राहत मिल जा रही है, और जो 20% के लोग बचे हुए हैं उनके लिए हम लोग जबरदस्त एक्सरसाइज करके और उनको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में हो सकता है कि कुछ अपवाद के रूप में किसी को लाभ मिल पाया और ना मिल पाया हो, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान करके मैं कहता हूँ, जिस प्रकार से मेरा पूरा जीवन है, जैसा मेरा राजनीतिक जीवन है और जैसा मेरा इतिहास रहा है मेहनत करने का, मैं उसी आधार पर पूरे तन्मयता के साथ और ईश्वर को ध्यान में लेकर लोगों की पूरी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इधर मैं आपको एक घटना से भी अवगत करा दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा आपके अपने के न्यूज TV चैनल को, कि आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे को जनता के सामने रखा है। ये ज्ञानवर्धक चैनल हो गया है कि लोगों को ये जानकारी में भी आए। मैं इधर लगातार 3 दिन से देख रहा हूँ, लगभग 7-8 दिन पहले तक मेरे कंट्रोल रूम पर और मेरे मोबाइल पर, मैं 24-24 घंटे अपना मोबाइल स्वयं उठाता हूँ, मेरा कोई सहयोगी नहीं है, और मोबाइल पर और कंट्रोल रूम पर देखता था कि लगभग 125 के आसपास 8-9 दिन पहले तक बेडों की रिक्वायरमेंट आती थी। और 3 दिन पहले से की अगर मैं स्कोर आपको बताऊं तो आज से 3 दिन पहले 15 बेड की आई थी, और कल 7 बेड की रिक्वायरमेंट आई थी। आज सवेरे से मुझे 3 बेड की रिक्वायरमेंट आई है। और मैं खुशी हुई, मुझको आज अखबार में एक विज्ञापन देख करके, जिसमें नारायणा जैसे हॉस्पिटल को विज्ञापन देना पड़ा कि हमारे यहाँ कोविड का इलाज हो रहा है और किसी को बेड चाहिए तो बेड ले। मैंने देखा कि फॉर्चून में भी और रिजेंसी में भी और मद्राज में भी, इन सब हॉस्पिटलों में अब वो फोन नंबर नोट कर रहे हैं कि आप अपना नंबर नोट करा दीजिए, बेड खाली होते ही हम आपको फोन कर देंगे। कल फॉर्चून से मेरे एक कार्यकर्ता के पास फोन गया और उन्होंने कहा कि आ जाइए, बेड खाली हो गया, ले लीजिए। ये संकेत है कि हम इस पर विजय की ओर अग्रसित हो रहे हैं। केवल हमको संयम बरतने की जरूरत है और सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। और विशेष रूप से आपके इस चैनल से मैं ये अपील लोगों से जरूर करना चाहूंगा कि एक तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, गाइडलाइन का पालन कोरोना का अवश्य करें, और जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे समाज में घृणित पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, कृपया ये घृणित पैसा न कमाएं। आप कफन में जेब सिलवा के ले नहीं जा पाएंगे, और उसका प्रतिफल, दुष्फल कहीं ना कहीं ईश्वर इसी जन्म में आपके भी कहीं निर्दोष बच्चों को ना दे। इसलिए इसको ईश्वर की चेतावनी मानते हुए, आप ईश्वर के नतमस्तक होते हुए इस महामारी के काल में लोगों को राहत ना दे सके तो कम से कम लोगों का खून न पिए। बिल्कुल। एक इतनी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से लगातार अब आपके पास बेड की रिक्वायरमेंट कम आ रही, लगातार केसेस भी कम हो रहा है। लेकिन सर एक चीज़ और भी है सुरेंद्र जी, RT-PCR जांच कराने के लिए कहा जा रहा है, हर जगह जांच हो रही है, लेकिन सर जांच में जो हो रही है उसकी रिजल्ट जो है वैसे 3 से 4 दिन में आती है, सबको पता है। लेकिन स्वयं मैंने जागरूक नागरिक के तौर पर मैंने कराई, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन लगभग 11 दिन लग गए, 8 से 10 दिन लग गए। 3 लोगों ने जांच कराई, किसी के 8 दिन बाद आई, किसी के 7 दिन बाद आई, किसी की 6 दिन बाद जांच आई।
तो ऐसी कई लोग परेशान हैं और वो लोग डर रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव हुए और मेरी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है लगातार और हम लोग सड़क पे निकले हैं कि क्या करें, अभी ये भी नहीं पता चल पा रहा। तो RT-PCR जांच हो ज़रूर रही है, लेकिन उनकी रिपोर्ट आने में बड़ा विलंब हो रहा है, जिससे लोगों में एक डर की स्थिति बनी हुई है। आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए सरकार ने ये व्यवस्था करी है। कहीं ना कहीं चूंकि एकदम से देखिए ये महामारी एकदम से आई है और मैं धन्य मानता हूँ अपने को कि जनता इतनी जागरूक हो गई है कि पहले जो लोग छुपाते थे, मैंने पिछली बार भी जम के काम किया, इस बार भी जम के काम कर रहा हूँ लोगों की सेवा में, तो जो अनुभव आ रहा है कि लोगों में इस बार जागृति, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है, जिस कारण से लोग अब टेस्ट कराने के लिए आगे आ रहे हैं और टेस्ट का लोड बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो इस टेस्ट को रिपोर्ट दे रहे हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी कोरोना से ग्रसित हैं। आप देखिए कि ना 4 टोटल SDM हैं और 3 SDM उसमें कोरोना पॉजिटिव हैं। कई थानों की फोर्स वो कोरोना पॉजिटिव आ रही है। इसी तरह डॉक्टर और टेक्निकल टीम भी कहीं कोरोना पॉजिटिव हो जा रही है, जो कोरोना की रिपोर्ट को चेक कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था में थोड़ी कमी है, मैं इसको इनकार नहीं करता, लेकिन उसका एक विकल्प भी सरकार ने निकाल दिया है कि जो एंटीजन की रिपोर्ट होती है उस आधार पर भी कोरोना पेशेंट मान लिया जा रहा है। और दूसरा जो सिटी होता है, सिटी स्कोर के आधार, सिटी के भी आधार पर कोरोना का पेशेंट मान लिया जा रहा है और उसका इलाज किया जा रहा है। हैलट में हमारे प्रशासन ने ये व्यवस्था करी है। आप देखिए कि हैलट में 2 प्रकार की व्यवस्था करी है। एक व्यवस्था करी है जिसमें 100% जो कोविड के पॉजिटिव हैं उनका, और जो सेंसिटिव हैं जिन पे कोविड की वो आ रही है कि इनको कोविड हो सकता है, वो सपोज वाले, उनके लिए भी व्यवस्था करी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अगर कोई परेशान इस तरह में हो रहा है तो वो हम सब लोगों को भी संपर्क कर ले। मेरा टोल नंबर है 1800-890-2711। मैं फिर से बोल दूं 1800-890-2711। मुझको भी संपर्क कर सकता है। और इसके साथ ही साथ हैलट में भी अगर वो जाएं तो जा करके देखें कि उनको हैलट में बेड मिल रहा है। मेरे पास जितने भी, हमारी विधानसभा ही नहीं, मैं चूंकि कानपुर महानगर का 8 वर्ष तक अध्यक्ष रहा, तो पूरे कानपुर का भी लोड मेरे ऊपर आता है और हमारे सारे विधायक पूरी तन्मयता के साथ, उनको जहां पता लग जाता है कि उनके बिल्कुल सुरेंद्र जी, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। आप लगातार अपना फोन स्वयं उठा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इस कोविड काल में जहां लोग, बड़े बड़े लोग जो घरों में सिमट गए हैं, लेकिन आप जैसे लोग लगातार जो खुद कोविड वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, खुद आप कोविड पेशेंट रहे, उसके बाद आप जिस तरह से लगातार, आप सही होने के बाद जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच आकर काम कर रहे हैं, ये भले ही बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। लगातार हम लोग बात कर रहे थे और आप सलील बिश्नोई जी के बाद सुरेंद्र मैथानी जी ने भी ये कहा है कि 10 से 12 दिन के अंदर हम लोगों ने कोविड अस्पताल की, जो 15 दिन पहले सतीश महाना जो औद्योगिक विकास मंत्री, उनके नेतृत्व में जो हम लोगों ने एक लिखित चिट्ठी दी थी, नोटिस दिया था ऊपर बताने के लिए कि हम लोगों को एक DRDO हॉस्पिटल निराला नगर, जो कानपुर में एरिया है, सबसे बड़ा मैदान है, वहां पर बनाया जाए। उसको लगभग 10 से 15 दिन में DRDO पूरा कर लेगा, ऐसा कहना है सुरेंद्र मैथानी, जो कि विधायक हैं बीजेपी से। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी के हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बीच एक चौंकाने